आज हम अध्याय 1 है और समानता समानता पर बात करेंगे। तो ये सामाजिक विज्ञान है और हम लोग देखेंगे ये राजनीतिक विज्ञान और एवं सामाजिक। तो समानता क्या है? भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत क्या है? एक लोकतांत्रिक देश। लोकतांत्रिक उससे क्या, लोकतांत्रिक का मतलब क्या होता है? जिस देश में जनता का शासन हो उसे ही लोकतांत्रिक देश कहते हैं। कक्षा 6 की पुस्तक में हमने लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व के बारे में पढ़ा था, जैसे लोक की भागीदारी, संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान, समानता और न्याय। समानता समानता लोकतंत्र की मुख्य विशेषता यह है कि और इसकी कार्यपालिका सभी पहलुओं को प्रभावित करती हैं। इस अध्याय में आप समानता के बारे में और अधिक जानेंगे। यह क्या है, लोकतंत्र के लिए यह आवश्यक क्यों है और भारत में सब समान है या नहीं। हम कांता की कहानी पर चर्चा आरंभ करेंगे। तो समानता के बारे में हम लोग क्लास 6 में भी पढ़े हैं और यहाँ से भी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आज हमारा क्या है? चुनाव है। तो हमारे मान लीजिए आज हमारा देश में चुनाव है। तो चुनाव में सभी लोग भाग लेते हैं और ये यहाँ अध्याय 1 है। तो अध्याय 1 में तो चुनाव में भाग ले रहे हैं। तो एक छोटे लाल किसान है। ये क्या है? किसान है, आगे में खड़ा है। उसके बाद मंजिता कौर शिक्षिका है। तेज सिंह व्यापारी हैं। ग्रीसिब राव छात्र हैं। कांता देवी घरेलू कामगार है। सुजाता कुमारी घरेलू कामगार हैं। उसी तरह अब्दुल रहमान कारीगर है। शबनम बानो गृहिणी है, यानी घर में काम करने वाली है। ग्रीस लेलेंग परामर्शदाता हैं। आइजैक लेंगेंग अधिक सरकारी आधिकारिक हैं। उसके बाद यहाँ क्या है? रुखसाना मर्जा मीडिया कर्मी है, महिला है। यानी योगराज बेरोजगार हैं। अशोक जैन उद्योगपति है। सब खड़े हुए कहाँ? आज वोट डालना है और इसी में सब लाइन लगा के क्या है, खड़े हैं। तो चुनाव के दिन कांता और उसके दोस्त सुजाता वोट डालने के लिए बारी बारी के इंतजार कर रही थी। कितना अच्छी बात है ना। तो सुजाता कह रही है, कितनी अच्छी बात है ना सुजाता, यानी कांता कह रही है कि हम सब अपने देश के समान नागरिक के रूप में वोट डाल सकते हैं। जैन साहब भी हमारी इसी लाइन में खड़ी है। हाँ बिल्कुल। तो ये ऊपर वाला लाइन यहाँ दिख रहा है, छोटा करके दिखा रहा है। बाद में आना कांता यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ तो फिर क्या कर रहा है? यहाँ तो वकील, हाँ बिल्कुल सही है। कुछ देर बाद उसके बाद यहाँ से चलो कांता अब तेरी बारी। तो यहाँ वोट डालता है और यहाँ से डालने पर वोट डालता है। कहाँ? चलो कांता अब तेरी बारी है, वोट डालो। मैं तो उसी को वोट दूंगी जिसने हमारे महल में पानी की पाइपलाइन लाने का वादा किया। कांता बोल रही हूँ। उसके बाद यहाँ से फिर बोलता है बाद में आना कांता, जी हाँ नमस्ते साहब। तो वहाँ से क्या है? नमस्ते साहब, ये उसका जो काम करती थी वहाँ से। उसके बाद यहाँ से की है, वो घर पर जाती है। तो घर पर देखती है, क्या घर पर जाती है तो यह लो पी लो, कुछ अच्छा लगेगा तो मुझे शाम को लौटेंगे तो मुझे अस्पताल लेकर चलना, ठीक है। तो यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ से नहीं, यहाँ से होगा। यहाँ से घर पर जाता, गुड़िया बुखार में पड़ी है और उसे अस्पताल ले जाकर जाना है। पहले साहब के घर के काम आऊँ, उसके बाद उनसे कुछ पैसे उधार ले आऊँ। तो यह लो पी लो, कुछ अच्छा लगेगा और तुझे जब मैं शाम को आऊँगी तो तुझे अस्पताल ले जाऊँगी। गुड़िया गुड़िया बार बार बीमार नहीं पड़ेगी तो क्या होगा? इससे बस्ती में तो कभी सफाई होती ही नहीं। वो जा रही है बेचारी, उसको पानी उनी दे के यहाँ से, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कोने को अच्छे से साफ करना। कांता कर रही है साफ। और कांता को लो तेरी पैसे, पर पहले से पैसा मांगने की आदत मत बनाओ, समझो। जी मैडम नहीं बनाऊंगी। तो ये कहानी है, कांता के घर की कहानी है। अब हम लोग यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जिसको हम चित्र में पढ़े थे। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? यहाँ से पढ़ेंगे अथी में, क्या है ये लेटर में लिखा है, मतलब अक्षर में। मत अधिकार का समानता का कहानी के प्रारंभ कांता का वोट डालने के लाइन में खड़ा होने से होता है। तो हमने देखा है कि चित्र में क्या है,
कहानी सबसे आगे कौन खड़ी थी? कांता लाइन में खड़ी होता है। पुनः उन्हें विभिन्न लोगों के ओर देखा जो उसके साथ लाइन में खड़ा था, तो विभिन्न लोगों को देखा, उद्योगपति जो किसानी खड़ा होता। कांता अपने मालिक अशोक जैन को पहचान लेती है, और अशोक जैन भी तो उद्योगपति था, वो भी पहचान लेती है, और अपने पड़ोसी छोटे लाल को भी भारत जैसे एक लोकतांत्रिक देश में सब बेशक का मत देने का अधिकार है। तो भारत में जितने भी लोग हैं तो उसमें क्या देने का अधिकार है? बेशक, यानी वोट डालने का अधिकार है, चाहे उनका धर्म कोई भी हो, चाहे उसका धर्म कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, फारसी हो इत्यादि, चाहे उनका धर्म कोई हो। शिक्षा का स्तर या जाति कुछ भी हो, तो शिक्षा का स्तर कुछ भी हो, दूसरा पास, तीसरा पास, चौथा पास, पाँचवा पास, छठा पास या सातवां पास या 10वां पास, ये कुछ भी, शिक्षा का स्तर कुछ भी, शिक्षा का स्तर या जाति का कुछ भी हो, जाति कुछ भी हो, तो क्या है, गरीब हो या अमीर हो, लेकिन मताधिकार का समानता का अधिकार है। जे इससे, जैसे कि आपने पिछले वर्ष की पुस्तक में पढ़ चुके हैं, सार्वभौमिक बेशक मताधिकार कहा जाता है। जब सबको वोट डालने का अधिकार है, अमीर हो, गरीब हो, कोई से जाति हो, शिक्षा हो, अशिक्षा हो, जब इस सबको वोट डालने का अधिकार कहा था, तो इसे क्या बोलते हैं? सार्वभौमिक बेशक मताधिकार कहा जाता है। इसी को बोलते हैं सार्वभौमिक। उसका धर्म कोई भी हो, चाहे शिक्षा कुछ भी हो, जाति कुछ भी हो, अमीर हो, गरीब हो, तो इसी को बोला जाता है सार्वभौमिक बेशक मताधिकार कहा जाता है। और यह सभी लोकतंत्र का आवश्यक पहलू है, और ये जितना भी लोकतांत्रिक देश है उसका मुख्य पहलू है। सार्वभौमिक बेशक मताधिकार का विचार समानता का विचार पर आधारित है। जो सार्वभौमिक बेशक मताधिकार का विचार किस पर है? समानता के विचार पर आधारित है, क्योंकि यह घोषित करता है कि हमारे देश के हर एक बेशक स्त्री या पुरुष, चाहे उसका आर्थिक स्तर या जाति कुछ भी क्यों ना हो, एक वोट का हकदार है। उसका जातीय स्तर कुछ भी क्यों ना हो, उसका एक वोट का अधिकार है। कांता वोट देने के लिए बहुत उत्सुक हैं। कांता क्या है? वोट देने के लिए बहुत क्या है? उत्सुक हैं, और यह देखकर बहुत खुश हैं कि वह अन्य सबके बराबर है। वह वोट देने के लिए बहुत खुश है और अन्य सबके क्या है? बराबर है, क्योंकि उनके पास भी एक ही वोट है, और उनके पास भी क्या है? उसका एक ही वोट है। ठीक है। परंतु जैसे जैसे दिन बीतता जाता है, कांता का मन में समानता का वास्तविक अर्थ में शक होने लगती है। वह क्या बात है जिसने कांता के मन में शक पैदा कर दी है? आओ उसके जीवन के दिनचर्या देखें। वह एक झोपड़ी पट्टी में रहती हैं, और उसका घर के पीछे एक नाला है। उसकी बेटी बीमार है, परंतु वह अपने काम से एक दिन की भी छुट्टी नहीं ले सकती हैं, क्योंकि अपने मालिकों से बच्ची के डॉक्टर के पास ले जाने के लिए पैसा उधार लेना है। घरेलू काम की नौकरी उसे थका देती है, और अतः उसके दिन की समाप्ति फिर लंबी लाइन में खड़ा होकर होती है। सरकारी अस्पताल के सामने लगी लाइन उस लाइन में से भिन्न है जिसमें वह सुबह लगी थी, किंतु इस लाइन में खड़ा अधिकांश लोग गरीब थे। तो उसमें जितने भी लोग थे सब कांता के जैसे थे। ठीक है। और ये रहा चित्र, है ना। तो वहाँ तो बस जरा सी देर और बेटी वहाँ से क्या है, जैन मैडम और जैन साहब से वोट डालने के लाइन में भले ही खड़े रहे, पर अपने बच्चों के इलाज के लिए उन्हीं लाइन में नहीं लगना पड़ता है। जैन साहब को नहीं लाइन पर, लेकिन इसको लगता है। कहाँ लगता है? सरकारी में लगना पड़ता है, जो गरीब बाल बच्चे। तो यहाँ क्या है, कांता अपनी मैडम को ले रखी है। अपने विचारों से समानता के बारे में शक पैदा करने कांता के क्या पर्याप्त कारण उपलब्ध कहानी के आधार पर उसके विचारों को, ये OPD है। और हम लोग सरकारी स्कूल, जितने भी गरीब लोग होते हैं तो सरकारी स्कूल में, और ये बेटी कांता को लेके जा रही है। लेकिन ये क्या है, जो काम जैन साहब है, तो वो कभी भी वोट अथी डालने के लिए जाएगा सरकारी स्कूल में? अथी लगेगा अस्पताल में? नहीं, वो बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाएगा, क्योंकि उसके पास पैसा। अन्य प्रकार की असमानताएं, कांता अन्य प्रकार की कांता उन बहुत से लोगों में से एक हैं जो भारतीय लोकतंत्र में रहते हैं और जिन्हें मताधिकार प्राप्त है, लेकिन जिनका दैनिक जीवन और कार्य करने की स्थिति समानता से बहुत दूर है। निर्धन होने के अतिरिक्त भारत में लोगों को अन्य कारण में से असमानता का सामना करना पड़ता है। इसका आज से हम निम्नलिखित 2 कहानियों को पढ़कर समझेंगे। यह दोनों ही वास्तविक घटनाओं पर आधारित हैं और भारत में होने वाली विभिन्न प्रकार की असमानता पर प्रकाश डालती हैं।
भारत में सामान्यता पर प्रचलित असमानता में से एक है जातिगत व्यवस्था। क्या है? जातिगत व्यवस्था। तो सबसे क्या है? जातिगत व्यवस्था असमानता को भेद करता है। यदि आप ग्रामीण भारत में रहते हैं तो जातिगत पहचान का अनुभव शायद बहुत छोटी सी आयु में ही हो जाता है। यदि आप भारत के शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो शायद यह सोचेंगे कि लोग अब जात पात में विश्वास नहीं करते हैं, परंतु जरा सा प्रमुख समाचारों के वैवाहिक विज्ञापन के कॉलम को देखिए तो आप पाएंगे कि उस शिक्षा प्राप्त शहरी भारतीयों के दिमाग में भी जाति की कितनी महत्वपूर्ण है। आइए, तो ये क्या है? भारत का एक मतलब पूरे भारत की कहानी है ना, कि ये गांव में पहले क्या होता था, गांव में ही लोग जाति व्यवस्था का अनुभव किया जाता, लेकिन अब लगता है कि शहर का लोग ऐसा नहीं करता। लेकिन जब पेपर देखते हैं और पेपर को जो पिछले भाग में लिखा रहता है तो उससे पता चलता है इसके लिए भी जाति बहुत महत्वपूर्ण है। आइए अब एक कहानी स्कूल जाने वाले एक दलित बच्चों के अनुभव के बारे में पढ़े। दलितों के बारे में आप पहले ही पिछले वर्ष की पुस्तक में पढ़ते। दलित एक ऐसे शब्द हैं जो निचली कहे जाने वाली जातियों के लोग स्वयं को संबोधित करने के लिए प्रयोग में लाता था। दलित का अर्थ होता है कुचला हुआ या टूटा हुआ, और इस शब्द का इस्तेमाल करके दलित यह संकेत करता है कि पहले भी उनके साथ बहुत भेदभाव होता था और आज भी हो रहा है। दलित का कहने का मतलब है, वो दलित का अर्थ होता है कुचला हुआ या टूटा हुआ। ये पहले दलित का कहने मतलब पहले भी उससे भेदभाव किया गया था। ओम प्रकाश वाल्मीकि, और ये कहानी कौन से है? ओम प्रकाश वाल्मीकि 1950 से उन्हें 2013 तक जीवित रहे। 1950 में इनकी जन्म हुआ था और 2013 में इनकी मृत्यु हुआ। एक प्रसिद्ध दलित लेखक हैं, और एक प्रसिद्ध दलित क्या है? लेखक है। अपनी आत्मकथा जूठन में वो लिखते हैं, स्कूल में दूसरे से दूर बैठना पड़ता था। क्या लिखता है? स्कूल में उसे दूसरे से दूर बैठना पड़ता, वह भी ज़मीन पर। वो क्या भी ज़मीन पर बैठता था। अपने बैठने की जगह तक आते जाते चटाई छोटी पड़ जाती थी। अपने बैठने के लिए तक क्या होता? आते जाते चटाई छोटी पड़ जाती। कभी कभी तो एकदम पीछे दरवाजे के पास बैठना पड़ता था। कभी कभी क्या है? दरवाजे के पास बैठना पड़ता। किस लिए? वो दलित था। जहाँ से उसे बोर्ड पर लिखी अक्षर धुंधा ले दिखाते थे। कभी कभी बिना कारण पिटाई भी कर देते थे। जब वे कक्षा 4 में थे तो प्रधानाध्यापक ने ओम प्रकाश से स्कूल और खेल के मैदान में झाड़ू लगाने को कहा। वे लिखते थे, झाड़ू को कहा था। वे लिखते हैं, लंबे चौड़े मैदान मेरे वजूद से कई गुना बड़ा था। सिर्फ जिसे साफ करने में मेरी कमर दर्द करने लगी थी। धूल से चेहरा सिर उठा गया था। मुंह के भीतर धूल घुस गई थी। मेरी कक्षा में बाकी बच्चे पढ़ रहे थे और मैं झाड़ू लगा रहा था। हेडमास्टर अपने कमरे में बैठा था, लेकिन निगाह मुझ पर ही टिकी थी। पानी पीने तक का इजाज़त नहीं थी। पूरे दिन मैं झाड़ू लगाता रहा। स्कूल के कमरे के खिड़की दरवाजे से मास्टर और लड़के की आंख छिपाकर तमाशा देख रही थी। ओम प्रकाश से अगले 2 दिन तक स्कूल और खेल मैदान को झाड़ू लगवाई जाती रही। यही क्रम तब रुका जब उधर से गुजरते हुए उसके पिता ने अपने बेटे को झाड़ू लगाते देखा। उन्होंने शिक्षक को कहा, साहसपूर्व सामना किया और ओम प्रकाश का हाथ पकड़कर स्कूल से बाहर ले जाते हुए ऊंचे स्वर में सबके सुनाते हुए कहा, मास्टर हो इसलिए जा रहा हूँ, पर इतना याद रखिए मास्टर ये यहीं पढ़ेगा, इसी मदरसे में, और यही नहीं इसके बाद भी आवेगा पढ़ने को। तो ये कहानी वो किसके कारण था? वो दलित था, वो निचले समाज का था, इसलिए उसको मास्टर क्या था? ऊंची जाति का मानसिकता था। तो ये कहानी हमें दर्शाता है, ये सच्चे भारत का दर्शाता है। तो ये क्या है? रामकृष्ण परमहंस ये जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि का लिखा हुआ एक दलित लेखक था उसमें। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि किताब जूठन के मुख्य पृष्ठ, जिसमें उन्होंने एक दलित बालक के रूप में बड़ा होने का अनुभव प्रस्तुत किया है ना। तो यहाँ पे दूसरी कहानी आधारित है। तो अपने विचार यहाँ अब हम लोग एक कहानी पढ़ लिए, दूसरी कहानी यहाँ अपने विचारों से प्रकाश वाल्मीकि के साथ शिक्षक और सपाटी की असमानता को स्वीकार क्यों किया? अपने ओम प्रकाश वाल्मीकि की जगह होते 4 पंक्तियाँ लिखी उनके। ये नहीं, दूसरी कहानी अब हम लोग पढ़ेंगे। दूसरी कहानी, तो दूसरी कहानी
एक ऐसी घटना पर आधारित हैं जो भारत के सबसे बड़े शहर में घटी हैं और देश के अधिकांश भाग में ऐसा होना एक सामान्य बात है। यह कहानी श्री और श्रीमती अंसारी की है, जो मुस्लिम जाति का धर्म का है, जो शहर में किराया पर एक मकान लेना चाहता था। वे पैसे वाले थे, इसलिए किराए की कोई समस्या नहीं थी। वह मकान ढूंढने में मदद लेने एक प्रॉपर्टी डीलर के पास गया। डीलर ने उन्हें बताया कि वह कई खाली मकान में के बारे में जानता है जो किराए पर मिल सकते हैं। वह पहले मकान देखने गया। अंसारी दंपति को मकान बहुत अच्छा लगा और उन्होंने मकान लेने के लिए निर्णय कर लिया। फिर जब मकान मालिकिन ने उनका नाम सुना तो वह बहाना बनाने लगी कि वह मांसाहारी लोगों को मकान नहीं दे सकती है, क्योंकि उस बिल्डिंग में कोई भी मांसाहारी व्यक्ति निवास नहीं करता है। प्रॉपर्टी डीलर और सारी दंपति दोनों यह सुनकर आश्चर्यचकित रहा, क्योंकि पड़ोस से ही मछली पकने का गंध आ रही थी। उनके सामने उन्हें दूसरे और तीसरे मकान में भी जो उन्हें पसंद था यही बहाना दोहराया गया। अंत में प्रॉपर्टी डीलर ने सुझाव दिया कि क्यों वह अपने नाम बदल कर श्री और श्रीमती कुमार रखना चाहेगा। सारी दंपति ऐसा करने से इच्छुक नहीं थे, इसलिए उन्होंने कुछ और मकान देखने का निश्चय किया। अंत में लगभग 1 महीना ढूंढने के बाद उन्हें एक मकान मालिक मिला जो उन्हें किराए पर मकान देने के लिए तैयार थे। तो किस लिए? यहाँ किस लिए? उसके जाति के आधार पर नहीं, यहाँ धर्म के आधार पर, क्योंकि मुस्लिम था, लेकिन कोई उसे देना नहीं चाहता था। यदि आप अंसारी परिवार के एक सदस्य होते तो प्रॉपर्टी डीलर का नाम बदलने के सुझाव के उत्तर किस प्रकार देते? क्या आपको अपने जीवन के कोई ऐसा घटना याद है जो आपको गरिमा को चोट पहुंचाती आपको उस समय पर? तो मानवीय गरिमा का मूल्य अब तक आप समझ गए होंगे कि प्रायः कुछ लोग के साथ समानता के व्यवहार बस इस कारण से होता है कि उनका जन्म किस जाति, लिंग या धर्म में हुआ है और ऊंचे वर्ग के या मध्यम या निम्न वर्ग के माध्यम। ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी परिवार के साथ असमानता का व्यवहार जातिगत और धर्म कारण से होता है। उसमें क्या हो, ओम प्रकाश को किसके आधार से हुआ? वो जाति के आधार पर, और अंसारी को किसके धर्म के आधार पर उसको भेदभाव हुआ, असमानता हुआ। पहले हमारा संविधान क्या कहता? सब समान हो, लेकिन यहाँ क्या है, समाज में क्या है, इसको जाति के आधार पर और इसको धर्म के आधार पर भेदभाव किया। जब लोगों को साथ असमानता का व्यवहार होता है, तो उनका सम्मान का ठेस पहुंचती है, यानी उसके मानवीय गरिमा की ठेस पहुंचती है। ओम प्रकाश वाल्मीकि तथा अंसारी दंपति के साथ किए गए व्यवहार के कारण उनकी गरिमा को ठेस पहुंचती है। उनकी क्या है, आसम्मान का ठेस पहुंचा या गरिमा का ठेस पहुंचती है। ओम प्रकाश वाल्मीकि को उनकी जाति के कारण स्कूल में झाड़ू लगवाकर शिक्षक और छात्रों ने उनके सम्मान को बुरी तरह से आहत किया और उन्हें महसूस कराया कि वह विद्यालय के अन्य छात्रों के समान नहीं है, यानी वो नीचे है, उनसे कमोत्तर मतलब उससे छोटा है। बच्चे को होने के कारण ओम प्रकाश वाल्मीकि स्वयं को इस बार क्या है, बच्चे होने के कारण झाड़ू लगा, तो जब छात्र विद्यालय में समान नहीं, कमोत्तर है, बच्चों होने के कारण ओम प्रकाश वाल्मीकि स्वयं इस बारे में अधिक कुछ नहीं कर सका। किंतु जब उनका पिता ने अपने बेटे को झाड़ू लगाते देखा तो उन्हें इस असमान व्यवहार पर क्रोध आया और उन्हें शिक्षक के समकक्ष विरोध प्रकट किया। जब लोग ने अंसारी दंपति को अपना मकान किराए पर देने से इनकार कर दिया, तब उनका सम्मान को भी चोट पहुंची। फिर जब प्रॉपर्टी डीलर ने उन्हें नाम बदलने को सुझाव दिया, तब उनके आत्मसम्मान ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया और उन्होंने यह सुझाव को ठुकरा दिया। ओम प्रकाश और अंसारी दंपति के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए था। वह उसी सम्मान और उसी गरिमा का हकदार है जो अन्य किसी व्यक्ति को मिलती हैं। और यहाँ से
भारतीय लोकतंत्र में समानता, भारतीय लोकतंत्र में क्या है समानता? भारतीय संविधान सब व्यक्ति को समान समान मानता है। तो समाज देखिए, भारतीय तो संविधान सभी व्यक्ति को समान मानता है, लेकिन समाज सभी व्यक्ति को समान नहीं मानता है। ये दोनों में अंतर है। देखिए, भारतीय संविधान सब व्यक्तियों को क्या मानता है? समान मानता है। इसका अर्थ है कि देश के व्यक्ति, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री, किसी भी जाति का हो या धर्म हो, शैक्षिक हो और आर्थिक पृष्ठभूमि संबंध रखता हो, वह सब समान माने जाएंगे। तो देखिए यहाँ कितनी बड़ी बात लिखा है, भारतीय संविधान सभी व्यक्ति को समान मानता है। इसका अर्थ है व्यक्ति चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, स्त्री हो, पुरुष हो, किसी जाति या धर्म के आर्थिक शैक्षिक पृष्ठभूमि से संबंध रखता हो, वह सब समान माना जाएगा। लेकिन इसके बाद भी हम यह नहीं कह सकते हैं कि असमानता खत्म हो गई या खत्म नहीं हुई। लेकिन फिर भी ये फिल्म आई है, ये फिल्म का दृश्य है और ये अमिताभ बच्चन का दृश्य है। ऊपर में ये यहाँ से दृश्य दिखाया गया है और यहाँ 1975 में बनी दीवार फिल्म में जूता पॉलिश करने वाला एक लड़का फेंके कर दिए गए पैसे उठाने से इनकार कर देता हुआ मानता है कि उसके काम की गरिमा और उसके भुगतान आदर को साथ किया जाना चाहिए, है ना। लेकिन फिर भी पढ़े थे, फिर भी कम से कम भारतीय संविधान में सभी व्यक्तियों को समानता के सिद्धांत का मान्य किया गया है। तो ये हमारा सांसद है ना, भारतीय समानता का सांसद है, भारतीय संविधान का ये क्या है? सांसद है। तो सांसद हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ है और हम अपने निर्वाचित प्रतिनिधि माध्यम से इनमें प्रतिनिधित्व करते हैं। तो क्या करा? भेदभाव को तो मान्य दिया गया है। जहाँ पहले भेदभाव को और दुर्व्यवहार से लोगों की रक्षा करने के लिए कोई कानून नहीं था, अब उनके कानून लोगों के सम्मान और उनके साथ समानता का व्यवहार के करने के लिए मौजूद था। पहले आपके साथ भेदभाव हो रहा था, दुर्व्यवहार था, तो इसके लिए कोई कानून नहीं था। लेकिन अब क्या है? संविधान में कानून बन गया है। समानता का स्थापित करने के लिए संविधान में जो प्रावधान है उनमें से कुछ निम्नलिखित है। प्रथम क्या है? कानून की दृष्टि में हर एक व्यक्ति समान है। तो प्रथम क्या है? कानून की दृष्टि में चाहे कोई भी हो, आप चपरासी हो, डीएम हो, एसपी हो, कुछ भी हो, यानी राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, तो प्रथम में क्या है? कानून की दृष्टि में हर एक व्यक्ति क्या है? समान है। चाहे आप पुलिस हो, दरोगा हो, यहाँ इसका तात्पर्य यह है कि हर एक व्यक्ति को देश के राष्ट्रपति से लेकर कांता जैसे घरेलू काम की नौकरी करने वाली महिला तक सभी एक ही कानून के पालन करना है। तो इससे इस बात से संविधान क्या करता? प्रथम में कानून हर, चाहे आप राष्ट्रपति हो या चाहे किसी घर में आप काम कर रहे हो, सभी के लिए क्या है? कानून का पालन करना अनिवार्य है। दूसरा, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति या वंश या जन्म स्थान और उसके स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तो पहला भी आप क्या है? नहीं भेदभाव कर सकते हैं, न धर्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न वंश के आधार पर, न जन्म स्थान पर या स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तीसरा, हर एक व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर जा सकता है। तीसरा क्या है? हर एक व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर जा सकता है। स्कूल में भी जा सकता है, खेल मैदान में, जिसमें खेल का मैदान हो, होटल हो, दुकान हो और बाजार हो आदि सम्मिलित हैं। सब लोग सार्वजनिक कुआं, सड़कें और नहरें के घाटों के उपयोग कर सकता है। सार्वजनिक को लोग कुएं पर घाटा कर सकता है, सड़कों पर और नहाने के घाट को उपयोग कर सकता है। चौथा, आप अस्पष्टता का उन्मूलन कर दिया गया, यानी अस्पष्टता को क्या किया? उन्मूलन कर दिया, कोई से भेदभाव नहीं कर सकता। 4 नियम है। पहला क्या है? कानून के नज़र में आप क्या है? पहला है कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति है। दूसरा है किसी भी के साथ जन्म जाति हो। तीसरा क्या है? तीसरा, आप कहीं भी जा सकते हैं। चौथा, अस्पष्टता को समाप्त कर दिया। सभी देखिए, शासन ने संविधान द्वारा मान्य दिया गया है समानता का अधिकार। शासन ने संविधान द्वारा मान्य किया गया समानता का अधिकार को 2 तरह से लागू किया है। पहला, कानून और दूसरा सरकार की योजना कार्यक्रम द्वारा सुविधाहीन समाज के पहला क्या है? कानून के द्वारा, दूसरा योजना एवं कार्यक्रम सुविधाजन समाज के करके। भारत में ऐसे अनेकों कानून हैं। भारत में जिसमें पहला क्या है? कानून के द्वारा, दूसरा क्या है? योजना और करके सामाजिक में, है ना। यहाँ तक देखिए,
तो कह रहा करके भारत में ऐसे अनेकों कानून हैं, भारत में बहुत सा कानून है जो व्यक्तियों को समान व्यवहार प्राप्त करने का अधिकार की रक्षा करता है। तो भारत में अनेकों कानून जो समान व्यवहार करने का क्या है, अधिकार रक्षा। कानून के साथ साथ सरकार ने उन्हें समुदाय जिनके साथ सैकड़ों वर्ष तक असमानता का व्यवहार हो, उनका जीवन सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम और योजना लागू किया है। यह योजना यह सुनिश्चित करने के लिए चलाई गई है कि जिन लोगों को अतीत में अवसर नहीं मिला, अब उन्हें अधिकार अवसर प्राप्त हैं। इसी दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया कदम मध्य भोजन की व्यवस्था है। इसी द्वारा क्या है, मध्य भोजन की व्यवस्था है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर के भोजन का स्कूल द्वारा दिया गया जाता है। यह योजना भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ किया गया। तो सर्वप्रथम कहाँ किया गया था, तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ किया गया। और 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकार को इसे अपना स्कूल में 6 माह के अंदर आरंभ करने का निर्देश दिया। इस कार्यक्रम के काफ़ी सकारात्मक प्रभाव हुआ। उदाहरण के लिए दोपहर के भोजन मिलने के कारण गरीब बच्चों को अधिक संख्या में स्कूल में प्रवेश लेना पड़ा और नियमित रूप से स्कूल जाना शुरू कर दिया। शिक्षक बताते हैं कि पहले बच्चे खाना खाने जाते थे और फिर वापस स्कूल लौटते ही नहीं थे, परंतु जब से स्कूल में मध्य भोजन मिलने लगा है तो उनकी उपस्थिति में सुधार आया है। वे माताएं जिन्हें पहले अपना काम छोड़कर दोपहर को बच्चे को खाना खिलाने पर घर आना पड़ता था, अब उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ता है। इन कार्यक्रम में से जातिगत पूर्वाग्रह से कम करने में भी सहायता मिलता है, क्योंकि स्कूल में निम्न एवं उच्च जातियों के बच्चे के साथ साथ भोजन करते हैं और कुछ स्थानों पर तो भोजन पकाने के लिए दलित महिलाओं को काम पर रखा गया। मध्य भोजन कार्यक्रम ने उन निर्धन विद्यार्थियों को भूख मिटाने में सहायता की है जो प्रायः खाली पेट स्कूल आते हैं और इसी कारण से पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते थे। यद्यपि शासकीय कार्यक्रम अवसर की समानता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, किंतु अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। मध्य भोजन कार्यक्रम ने निर्धन बच्चे को स्कूल में प्रवेश और उनकी उपस्थिति तो बढ़ा दी है, लेकिन फिर भी इस देश में स्कूल जहां अमीरों को बच्चे पढ़ते हैं उन स्कूल में बहुत अलग हैं, जहां गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। आज भी देश में कई स्कूल हैं जिनमें ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे दलित बच्चों के साथ भेदभाव और असमानता का व्यवहार किया जाता है। इन बच्चों के ऐसी असमान स्थिति को ढकेलना जाता है जहां उनका सम्मान की रक्षा नहीं हो पाती। ऐसा इसलिए है क्योंकि कानून बन जाने के बाद भी लोग उन्हें समझने से इनकार कर देते हैं। इनका मुख्य कारण यह है कि दृष्टिकोण से बहुत धीरे धीरे परिवर्तन आता है। यद्यपि लोग यह जानते हैं कि भेदभाव के व्यवहार कानून के विरुद्ध हैं और फिर भी वह जाति, धर्म, अपंगता, आर्थिक स्थिति और महिला होने के आधार पर उन लोगों को असमानता करते हैं। वर्तमान दृष्टि के बदलना तभी संभव है जब लोग यह विश्वास करने लगे कि कोई भी कम उत्तर नहीं है और हर व्यक्ति सम्मानजनक व्यवहार का अधिकार है। प्रजातांत्रिक समाज में समानता स्थापित करना एक सतत संघर्ष है जिनमें व्यक्तियों और विभिन्न समाजों के सहयोग देना इस पुस्तक में आप इस प्रकार और अधिक पढ़ेंगे। तो यह बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अपने असम्मान का दांव पर लगकर जीवित रहना असहनीय है। असम्मान जीवन के सबसे जरूरी हिस्सा है, इसके बिना व्यक्ति नगण्य है। असम्मान के साथ जीवन के लिए व्यक्ति को कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी होती है। केवल कठिनाई और निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति बल, विश्वास और मान्यता प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ भीमराव अम्बेडकर साहब बोले हैं, मनुष्य नासवान है, हर एक व्यक्ति की किसी न किसी दिन मरना है, परंतु व्यक्ति का यह संकल्प लेना ये कि अपने जीवन के बलिदान असम्मान उच्च आदर्शों के विकसित करने और अपने मानव जीवन के बेहतर बनाने में करेगा। किसी साहसी व्यक्ति के लिए असम्मान रहित जीवन जीने से अधिक अशोभनीय हर और कुछ नहीं है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बहुत बड़ी बात बोला है यहाँ। और हम लोग अब देखते हैं अन्य लोकतंत्र में समानता का मुद्दा। शायद आप सोच रहे हैं कि क्या भारतीय लोकतंत्र ही हैं ऐसे असमानता का अस्तित्व है और जहां समानता के लिए संघर्ष जारी है। सच तो यह है कि संसार के अधिकांश लोकतांत्रिक देश में समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष हो रहा है। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकन महिला लोग
संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकन महिला लोग जिनके पूर्वज गुलाम थे और उसे अफ्रीका से लाया गया था। अफ्रीका से कहाँ लाया गया था? अमेरिका लाया गया था। वह आज भी अपने जीवन के मुख्य रूप से समान बताते हैं, जबकि 1950 में अंतिम दशक के अफ्रीका अमेरिकन के समान अधिकार के दिलाने के लिए आंदोलन हुआ। इससे पहले अफ्रीकी अमेरिकन के साथ संयुक्त राज्य में बहुत असमानता का व्यवहार होता था। यानी अमेरिका में बहुत सारा असमानता व्यवहार, कानून भी उन्हें समान नहीं मानता। उदाहरण के लिए बस से यात्रा करते समय उन बसों के पीछे बैठना पड़ता था। जब यह भी कोई गोरे आदमी बैठना चाहे तो उन्हें अपनी सीट से उठ जाना पड़ता था। ये अफ्रीकन महिला है और ये अमेरिकन है। तो अब इस कहानी को हम लोग पढ़ेंगे। ये क्या है? रोजा फारकस एक अफ्रीकी अमेरिकन औरत है जिनके एक विद्रोही प्रक्रिया ने अमेरिका इतिहास को ही बदल दिया। तो अब यहाँ से पढ़ते हैं। रोजा फारकस 1913-2005 तक जीवित रही एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। 1 दिसंबर 1955 को दिन भर काम कर थक जाने के बाद बस में उन्होंने अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। उस दिन उनका इनकार से अफ्रीकी अमेरिकन के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया, जो नागरिक अधिकार आंदोलन सिविल राइट्स मूवमेंट कहलाया। 1964 में के नागरिक अधिकार अधिनियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया गया। इसने यह भी कहा कि अमेरिकन बच्चों को लिए सब स्कूल को दरवाज़ा खोला जाएगा और उन्हें स्कूलों में भी नहीं जाना पड़ेगा, जो विशेष रूप से केवल उन्हीं के लिए खोला जाएगा। तो इतना होने के बावजूद भी अधिकांश अफ्रीकी अमेरिकन गरीब हैं। अधिकतर अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे केवल ऐसे सरकारी स्कूल में प्रवेश लेने के लिए सामर्थ्य रखते हैं जहां कम सुविधाएं और कम योग्यता वाले शिक्षक हैं, जबकि गोरे विद्यार्थी निजी स्कूल में पढ़ते हैं, उन क्षेत्रों में रहते हैं जहां की सरकारी स्कूल का स्तर निजी स्कूल से जैसे ही ऊंचा है।